Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study the chapter number 7 of class 7th history, and the chapter's name is Tribes, Nomads and Settled Communities. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Tribes, Nomads and Settled Communities. So जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हम ट्राइब्स के बारे में जानेंगे कि जो हमारा मिडिवल हिस्ट्री है, जो 8th से 18th सेंचुरी वाला पीरियड है, इसमें किस तरह के ट्राइब्स रहते थे और वो जो ट्राइब्स थे वो किस तरह से अपना जीवन चलाते थे। फिर हम नोमैड्स के बारे में देखेंगे कि जो नोमैड्स होते थे उनकी ज़िंदगी किस तरीके की होती थी, नोमैड्स कौन थे, एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ कि जो हमारे यहाँ की सेटल्ड कम्युनिटीज़ थी वो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी चलाती थी, एंड हम कास्ट एंड हायरार्कीज़ के बारे में भी जानेंगे। सो हमने चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th में ऑलरेडी देख चुका है कि किस तरह जो किंगडम्स थे वो बढ़े और घटे। हमने दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जाना कि कैसे दिल्ली सुल्तान्स हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आए, कैसे वो कम हुए, फिर मुगल जो एम्पायर है वो बढ़ा, और हमने देखा था कि धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर है वो भी घटने लगा। फिर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं वो अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करने लगी। तो ये सब चीज़ें हमने देखेंगे कैसे अलग अलग जो किंगडम्स थे वो कभी बढ़े, कभी वो ऊंचाई पर गए, कभी वो नीचे भी आए। अब चाहे किंगडम्स बढ़ रहे थे चाहे घट रहे थे, बट हमारे यहाँ पे जो आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी वो फ्लरिश हो रही थी, वो बढ़ रही थी बोथ टाउन्स एंड विलेजेस में। ठीक है कि हमारे यहाँ के जो टाउन्स एंड विलेजेस थे उनमें रहने वाले लोग जो आर्ट्स परफॉर्म करते थे, जो क्राफ्ट्स वगैरह बनाते थे, जिस तरह का वो सामान बनाते थे, तो वो सभी चीज़ें फ्लरिश हो रही थी, वो सभी चीज़ें बढ़ रही थी। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। तो इन सभी जगहों पर अलग अलग तरीके की जो पॉलिटिकल हो गई, सोशल हो गई एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं। और कैसे हुई हैं? ओवर द सेंचुरीज, मतलब बड़ी सदियां लग गई हैं इस तरह के कुछ चेंजेस आने में, इस तरह के डेवलपमेंट आने में। पॉलिटिकल कैसे कि जैसे वहाँ पे कौन राज कर रहा है, किसका ज़्यादा दबदबा है ना। सोशल, और सोशल कैसे कि वहाँ पे किस तरह की कम्युनिटीज़ वगैरह रह रही हैं, सोशली क्या कंपोजिशन है लोगों का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किन चीज़ों की ट्रेड हो रही है, कितनी इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है, मतलब ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो ये सभी जो डेवलपमेंट हैं वो ओवर द सेंचुरीज हुई। बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। बट जो सोशल चेंज था, जो सामाजिक बदलाव था, वो हर जगह एक जैसा नहीं था। बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली, क्योंकि अलग अलग जो सोसाइटीज थी वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुई। हर चीज का जो इम्पैक्ट है वो हर सोसाइटी पे अलग तरीके से पड़ा। ठीक है, इसीलिए वो अलग तरीके से इवॉल्व हुई, अलग तरीके से उसमें बदलाव आए। बट हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो एवोल्यूशन आया, जो सोसाइटीज में अलग अलग तरीके के चेंज आए, वो कैसे हुए और क्यों हुए। ठीक है, तो वो सभी चीजें हम इस चैप्टर में जरूर देखेंगे। इन द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। सो पिछली क्लासेस में हम ऑलरेडी वर्ना सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। तो जो हमारी सोसाइटीज थी, जो मेजर पार्ट था हमारे सब कॉन्टिनेंट का, वो ऑलरेडी जो वर्ना सिस्टम था उसके हिसाब से डिवाइड हो चुका था। और जो ब्राह्मण्स ने, इन्होंने जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड किए थे वर्ना सिस्टम से रिलेटेड कि सबसे ऊंचे पे कौन रहेगा, सबसे नीचे कौन रहेगा, हमने पढ़ा था ना, ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो इस तरीके से पूरे एकदम लैडर टाइप था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण्स रहेंगे, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए थे ब्राह्मण्स ने, तो उन सभी को ये जो बड़े बड़े किंगडम्स के राजा थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने मान लिया। और धीरे धीरे ये जो डिफरेंस था बिटवीन हाई एंड लो, मतलब ऊंचे और नीचे लोगों के बीच में, मतलब सो कॉल्ड ऊंचे और नीचे, कि इन लोगों के हिसाब से जो ऊंचे पद पे है और जो नीचे पद पे है, और बिटवीन द रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच का ये जो डिफरेंस है वो और ज्यादा बढ़ गया। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हेरियार्की बिटवीन द सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। अब दिल्ली सुल्तान और मुगल्स के टाइम पर ये जो हेरियार्की है, ये जो डिफरेंस है, अलग अलग लेवल्स थे जो हमारे सोसाइटीज में, वही जो वर्ना सिस्टम के हिसाब से, तो ये और भी ज्यादा बढ़ गए। ये जो डिफरेंसेस हैं सोशल क्लासेस में, ये और भी ज्यादा बढ़ गए। किस टाइम पे? दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स के टाइम पे। तो ये वाला सेक्शन थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में हम
क्या जानने वाले हैं। इसमें हम अलग अलग ट्राइबल्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में जानेंगे, नोमैड्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इस टाइम पे वो लोग किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और इसमें हमने जाना कि कैसे जो वर्ना सिस्टम था उसकी वजह से जो डिफरेंसेस हैं और भी ज़्यादा बढ़ चुके थे। दिल्ली सुल्तान से मुगल्स के टाइम पे तो और भी ज़्यादा बढ़ गए थे, और किस तरह लोगों ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था और रिच एंड पुअर के बीच में, हाइज एंड लोज के बीच में ये डिफरेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया था, राइट। बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज. So we all know that not all the people of a subcontinent live in big cities or towns. There are people who live beyond these cities, who live far from these cities in the forest, in the villages, right? So in this section, we are going to look at the tribal societies, right? So mainstream society के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग societies थी हमारे subcontinent में. बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो कि जो सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स बनाए थे ब्राह्मण्स ने, उनको फॉलो नहीं करती थी, उनको मानती नहीं थी, और इसीलिए वो लोग जैसे अनइक्वल क्लासेस में बटे नहीं हुए थे। क्योंकि जो ब्राह्मण्स ने रूल्स वगैरह बनाए थे, वर्णा सिस्टम में क्या किया था, एक लेडर टाइप सिस्टम में सबको बांट दिया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस तरह करके बांट दिया था। बट ये लोग जो थे, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज थी जो इन सोशल रूल्स को एंड रिचुअल्स को नहीं मानते थे, और वो लोग इन न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस में नहीं बटे हुए थे, राइट। और ऐसे ही सोसाइटीज को हम क्या कहते हैं, ट्राइब्स। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। सो किसी ट्राइब के जितने भी लोग होते थे, जितने भी मेंबर्स होते थे, वो किनशिप बॉन्ड के द्वारा यूनाइटेड रहते थे, एक साथ रहते थे। किनशिप बॉन्ड क्या होता है? किनशिप मतलब कि किसी फैमिली के मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जितने भी जो ट्राइब के मेंबर्स होते थे वो अपने आप को एक फैमिली की तरह मानते थे कि हम सब एक फैमिली हैं, राइट। सो बहुत सारी ऐसी ट्राइब होती थी जो कि अपने आजीविका, अपने लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से चलाती थी। मतलब कि वो खेती बाड़ी करते थे, वो अपनी फसल वगैरह उगाते थे, और जो भी उगाते थे फिर उससे ही अपना घर चलाते थे, खाते पीते थे। और कुछ जो ट्राइब्स थी वो हंटर गैदरर्स थे और हर्डर्स थे। हंटर गैदरर्स कौन होते हैं? वही के जो जानवरों को हंट करते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जो भी जंगलों से सामान मिलता है, उनको गैदर करते हैं। और हर्डर्स कौन होते हैं? कि जो कि जानवर वगैरह की देखभाल करते हैं और उनका जो भी प्रोड्यूस होता है, मिल्क वगैरह, उसको यूज करते हैं। बट ज्यादातर जो ट्राइब्स थी वो इन दोनों ही तरह की एक्टिविटीज को कंबाइन करती थी। मतलब कि वो लोग एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे और वो लोग हंटर गैदरर्स और हर्डर्स भी थे। तो ताकि वो जितने भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका वो बेस्ट यूज कर सकें, इसीलिए वो लोग इन सभी तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे। एग्रीकल्चर भी करते थे, हंटर गैदरर्स भी थे, राइट। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ जो ट्राइब्स थी वो नोमैडिक थी। नोमैडिक कौन होते हैं? जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी ट्राइब्स थी जिनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब एक ट्राइबल ग्रुप जो होता है, वो जितनी भी लैंड उनके पास होती है, जितने भी पैस्चर्स उनके पास होते हैं, उनको वो जॉइंटली कंट्रोल करते हैं। मतलब कि मान लो एक ट्राइब है, उसमें मान लो 100 फैमिलीज हैं, तो ऐसा नहीं हो कि 100 फैमिली में से हर एक बंदे के पास, हर एक फैमिली के पास अपनी अपनी जमीन होगी, ऐसा नहीं होता था। वो 100 की 100 फैमिलियां मिलके एक जमीन को ओन करेंगी, कंट्रोल करेंगी, और जो भी फिर प्रोड्यूस वगैरह मिलेगा उसको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग सभी परिवारों में बांट देते थे। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम होता था। मतलब कि हर एक परिवार के पास अपना अपना जमीन, अपना अपना पेस्चर नहीं होता था, वो लोग जॉइंटली उसको कंट्रोल करते थे और बाद में उनको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रोड्यूस वगैरह होता था उनको बांटते थे। सो हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी लार्ज ट्राइब्स रही हैं, और वो ज़्यादातर फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट ऐसे एरिया में रहती थी। मतलब कि ऐसे एरिया जहाँ पे कोई भी इतनी आसानी से ना पहुँच पाए, प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, ठीक है, जहाँ पे कोई भी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो लोग हैं वो आसानी से ना पहुँच पाए, तो इसीलिए वो ऐसी जगह पे रहते थे जैसे कि फॉरेस्ट, हिल्स एंड डेजर्ट वाले इलाके। Sometimes they clashed with the more powerful caste based societies. अब कभी कभी क्या होता था, वैसे तो ये लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उससे अलग रहते थे, बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आपस में उनकी झड़प हो जाती थी। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उनकी और जो ट्राइब्स हैं उनकी आपस में कभी कभी झड़प हो जाती थी। बट कई मायनों में ये जो ट्राइब्स हैं और जो ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। मतलब कि ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड जो ट्राइबल सोसाइटीज है, ये दोनों ही एक दूसरे पर किसी ना किसी मायने में डिपेंड करते हैं। अब मान लो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए, जो लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह रहे हैं
उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहाँ से मिलेगा? तो ये जो ट्राइबल सोसाइटीज के लोग हैं वो लोग जंगलों से चीजें इकट्ठा करके इन लोगों को दे देंगे और उनके बदले इनसे पैसे ले लेंगे, और फिर उस पैसे से ये लोग क्या करेंगे, मान लो इनको कपड़े वगैरह खरीदने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग कपड़े वगैरह बुन भी खुद ही रहे हैं, ठीक है, तो कपड़े वगैरह ये लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से खरीद लेंगे। तो इस तरीके से ये लोग कुछ वजहों से एक दूसरे पे डिपेंड भी करते थे। और ये जो रिलेशनशिप थी इनके बीच में, ट्राइब्स एंड कास्ट बेस्ड सोसाइटी के बीच में, ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस वाली रिलेशनशिप थी। और इस रिलेशनशिप के चलते धीरे धीरे दोनों ही सोसाइटीज में काफी चेंजेस आ गए, है ना। बट बहुत मायनों में ये जो ट्राइब्स हैं इन्होंने अपनी फ्रीडम को मेंटेन करके रखा, मतलब इन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी और अपने सेपरेट कल्चर को प्रिजर्व करके रखा। मतलब कि इनका जो सेपरेट कल्चर है, जो भी इनके रिचुअल्स हैं, उनको ये लोगों ने संभाल के रखा, संजो के रखा। सो इस सेक्शन में हमने ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में देखा और देखा कि किस तरह वो अपनी लाइवलीहुड चलाते थे, किस तरह वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उससे अलग थे, कि इनके बीच में कोई भी ये जो अनइक्वल क्लासेस हैं वो सिस्टम नहीं था, उनके लिए सब इक्वल थे, वो एक फैमिली की तरह रहते थे, सभी लोग साथ में मिलकर कोई लैंड वगैरह को कंट्रोल करते थे। बट कई महीनों में ये लोग जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है और जो ट्राइबल सोसाइटीज है वो आपस में डिपेंड भी करते थे। हु वर ट्राइबल पीपल? सो पिछले सेक्शन में हमने ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में जाना था। हमने देखा था कि ट्राइबल सोसाइटीज कौन सी सोसाइटीज होती हैं। ये वो सोसाइटीज होती हैं जो कि जो मेन सोसाइटीज हैं, जो बिग टाउन्स वगैरह हैं, उनसे काफ़ी अलग रहती हैं, काफ़ी दूर वाले इलाकों में रहती हैं, जैसे कि जंगल, पहाड़, डेजर्ट, तो ऐसे इलाकों में रहती हैं जहाँ तक कोई भी इंसान इतने आसानी से ना पहुँच पाए, है ना। और हमने देखा था कि जो ट्राइबल पीपल हैं इनमें कोई भी कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है, इनमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है इस तरह की, और ये सभी मिलकर किसी लैंड को, पैस्चर को कंट्रोल करते हैं और एक फैमिली की तरह रहते हैं। बट ट्राइबल सोसाइटीज और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज हैं वो किसी न किसी तरह आपस में डिपेंडेंट रहती हैं, और इस डिपेंडेंस के कारण इन दोनों ही तरह की सोसाइटीज में काफी सारे चेंजेस भी आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि हु वर ट्राइबल पीपल। तो ये ट्राइबल पीपल कौन है? पहले हमने सोसाइटीज के बारे में देखा था, अब देखेंगे कि इन सोसाइटीज में रहने वाले जो लोग हैं वो कौन है, ठीक है। सो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। तो जो भी हिस्टोरियंस हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन हमें बता पाए हैं अभी तक ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो ज़्यादातर अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें रिटन में नहीं रखते। वो लोग अपने जो भी उनका रिच कस्टम है, जो भी उनके ट्रेडिशंस हैं, उनको ओरली पास ऑन करते हैं एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में। बट आजकल हिस्टोरियंस क्या करने लगे हैं कि ये जो ओरल उनका ट्रेडिशन है उसको वो लोग लिखने लगे हैं, रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करने लगे हैं, कि वो लोग ट्राइब्स के पास जाएंगे, उनसे ओरली सुनेंगे कि अच्छा आपके ट्रेडिशन किस तरीके का है, आपके हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो उनसे कुछ अकाउंट्स लेंगे और फिर खुद उनको लिख देंगे। तो इस तरीके से अब वो जो हिस्टोरियंस है वो ट्राइबल्स का भी रिटन अकाउंट बनाने लगे हैं। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लगभग हर रीजन में ट्राइबल जो पीपल थे वो मिलते थे। The area and influence of a tribe varied at different points of time. अब किसी ट्राइब के अंडर कितना एरिया है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था। मान लो एक टाइम पे कोई ट्राइब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत ज़्यादा एरिया है उसके अंडर, बट हो सकता है कुछ टाइम बाद उसकी जो इन्फ्लुएंस है, उसकी जो पावर है वो कम हो चुकी हो, जो एरिया है उसके अंडर वो कम हो चुका हो। तो इस तरीके से जो एरिया एंड इन्फ्लुएंस है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। सो 13th एंड 14th सेंचुरी के टाइम पे जो खोखर ट्राइब है वो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी इस टाइम पे। कौन सी ट्राइब? खोखर ट्राइब, राइट। और उसके बाद जो घक्कर ट्राइब थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई, ठीक है। तो एक टाइम पे अगर हम 13th से 14th सेंचुरी की बात करें तो उसमें जो खोखर थी वो इम्पॉर्टेंट थी, बट बाद के समय में जो घक्खर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो गए। अब गखर्स के जो गखर ट्राइब है उसके जो चीफ थे कमल खान गखर, वो अकबर के टाइम पे मनसबदार भी रह चुके थे। मतलब कि जो एम्परर अकबर हैं उन्होंने कमल खान गखर को मनसबदार बनाया था। इन मुल्तान एंड सिंध द लंघास एंड द अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। तो सबड्यूड मतलब क्या होता है? हरा देना। तो ये जो मुल्तान एंड सिंध वाला एरिया है, यहाँ पे आप देखोगे अरगुन्स हो गए, लघुन्स, ये लंगास हो गए, तो ये लोग इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड थे, इनकी बहुत ही ज़्यादा पावर थी। बट बाद में इस इलाके पर मुगल्स ने कब्जा कर लिया और इनको हरा दिया।
और इसके बाद अगर आप देखोगे तो बलोचीज, तो ये भी जो ट्राइब थी ये एक और इम्पॉर्टेंट ट्राइब थी इस इलाके की। दे वर डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स। अब जो ये ट्राइब्स थी वो अलग अलग क्लैंस में बट गई थी और हर एक क्लैन के अपने अपने चीफ होते थे। अब देखते हैं क्लैन का मतलब क्या होता है। अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउसहोल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। तो क्लैन का बेसिकली मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक ऐसे फैमिलीज का समूह जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कि एक कॉमन एंसेस्टर्स से आता है, जिनके जो पूर्वज हैं एक ही हैं, राइट। तो जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज्यादातर किस पे, किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज पे बेस्ड होते हैं। किनशिप मैंने बताया था, किनशिप क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि फैमिली के बीच में होता है, ठीक है, आपस में वो फैमिली के बेसिस पर रिलेटेड होते हैं। तो जो ट्राइब्स थी वो क्लैंस में बढ़ गई थी और उनके अपने अपने चीफ होते थे। इन द वेस्टर्न हिमालयाज लिव द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गड्डीज। तो शेफर्ड कौन होते हैं, शेफर्ड मतलब होता है चरवाहे, ठीक है। तो जो शेफर्ड ट्राइब थी वो थी गड्डीज। तो गड्डीज जो थे वो एक तरह से चरवाहों की ट्राइब थी, जिसमें वो लोग जानवर वगैरह को पालते थे और उनकी देखभाल करते थे, ठीक है। द डिस्टिंक्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला इलाका है, तो आप देखोगे यहाँ पे, राइट, तो इसमें अहोम्स हो गए, नागाज हो गए, देखोगे कोट्स, खासीस, तो ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी। ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो हमारा पार्ट है वो ज्यादातर यहाँ पे ट्राइब्स ही रहती थी, ठीक है। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरो chieftains had emerged by the 12th century। तो 12th सेंचुरी तक बिहार एंड झारखंड वाले इलाकों में जो चेरो चीफडम्स थे वो इमर्ज होके आ चुके थे, वो उभर चुके थे। तो चीफडम्स क्या होते हैं, चीफडम मतलब एक तरह से सरदार जो होता है, मुखिया जो होता है। तो जो चेरोस थे वो उभर कर आ चुके थे। बट अकबर के टाइम के जो फेमस जनरल थे उन्होंने क्या किया था, कौन थे वो, राजा मानसिंह। तो उन्होंने 1591 में चेरोस को हरा दिया था, ठीक है। सो अकबर के जो फेमस जनरल थे राजा मान सिंह, उन्होंने 1591 में चेरोस को हरा दिया था। बट ये इनको पूरे तरीके से सबड्यूड नहीं कर पाए थे, पूरे तरीके से हरा नहीं पाए थे, और ये लोग लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम, कि ये जो राजा मान सिंह वगैरह थे जिन्होंने चेरोस को हराया था, वो लोग यहाँ से बहुत ज्यादा जो लूटपाट का सामान है वो लेकर चले गए थे, ठीक है। तो बहुत लूटपाट मचाई और चेरोस का बहुत सारा सामान जो था वो ये लोग लूट कर जा चुके थे। Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe। तो औरंगजेब के टाइम पर भी जो मुगल फोर्सेस थी, जो मुगल सेना थी, उसने चेरो फोर्ट्रेसेस, फोर्ट्रेसेस क्या होती है, जो बड़े बड़े इनके किले होते हैं, इमारतें होती हैं, तो उनको अपने कब्जे में ले लिया था और लोगों को, जो ट्राइब थी, जो लोग थे इस ट्राइब के, उनको भी कब्जे में ले लिया था, उनको बंदी बना लिया था, अपने अधीन कर लिया था। द मुंडाज इन सांतलाज वर अमंग द अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स। तो इस एरिया में अगर हम देखें बिहार एंड झारखंड वाले एरिया में, इसके बाद उड़ीसा एंड बंगाल वाले एरिया में भी जो दूसरी कुछ ट्राइब्स थी, जैसे कि मुंडाज एंड सांतल्स, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी। अब महाराष्ट्र एंड कर्नाटका वाले इलाके की बात करें तो यहाँ पे कोलीज एंड बेराट जैसी ट्राइब्स रहती थी। इनके अलावा और भी बहुत सारी ट्राइब्स थी, बट जो मेन थी वो कोलीज एंड बेराट थे। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। तो जो कोली ट्राइब थी वो गुजरात के भी कुछ इलाकों में रहती थी। अब और साउदर्न इलाके में अगर हम देखें तो जो दूसरी तरह की ट्राइब थी वो थी कोरगास, वेतार्स, मारवार्स। तो ये कुछ ट्राइब थी जो कि हमारे साउदर्न सबकॉन्टिनेंट में रहती थी। अ लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो जो भील ट्राइब थी वो हमारे सबकॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में एकदम फैल चुकी थी। बट लेट 16th सेंचुरी के टाइम तक बहुत सारी ऐसी भील ट्राइब के लोग थे जो कि सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड जमींदार तक बन गए थे। मतलब कि अब ये लोग सेटल्ड होकर रहने लगे थे, अब इन लोगों ने जो खेती बाड़ी है वो करना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ तक कि जमींदार भी बन गए थे। मतलब कि बहुत सारी जो लैंड थी वो इनके अंडर आ चुकी थी। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे भील क्लैंस थी, बहुत सारे ऐसे भील ट्राइब के लोग थे जो अभी भी हंटर गैदरर्स थे, राइट। The Gonds were found in great numbers across the present-day state of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो स्टेट है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में आज भी जो गोंड ट्राइब है
वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं। बहुत सारे गोंड ट्राइब के जो लोग हैं वो इन स्टेट्स में रहते हैं। इस मैप में आप देख सकते हो कि कौन से इलाके में कौन सी जो ट्राइब थी वो पाई जाती थी। आप देखोगे तो नॉर्थ इलाके में ये घक्कर्स, खोखर्स, राइट, यहाँ पे बलोचीज, अरघुन्स और ये लंघास। फिर आप बीच में देखोगे तो ये गोंड्स, बेगास। साउथ में देखोगे तो ये वेतार्स, मारवार्स, और नॉर्थ ईस्ट में ये अहोम्स, नागास। तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी और आप डिटेल में इस मैप को देख सकते हो। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। सो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते हैं तो वो लोग किस तरह अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे, वो किस तरह अपना जीवन चलाते थे। सो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। तो जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते हैं वो अपने जानवरों के साथ बड़े बड़े जो लंबे लंबे रास्ते हैं उनको तय करते थे। तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जो कि अपने जानवरों के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। तो इनके जानवरों से जो भी इनको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मान लो मिल्क है, दही है, घी वगैरह है, तो जो भी प्रोडक्ट इनको मिलते हैं उन पे ये डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो भी इनके एनिमल्स के प्रोडक्ट हैं, वूल, घी वगैरह, उनको ये लोग एक्सचेंज करते हैं अपने दूसरे सामान लेने के लिए। मान लो इन्हें कहीं से क्लोथ वगैरह चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, बर्तन चाहिए, राइट, या फिर दूसरे सामान चाहिए, कोई खाने पीने की कोई चीज है, तो उसको लेने के लिए क्या करेंगे, उनके बदले ये इनके पास जो चीजें हैं, इनके जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनके बदले उनको एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, मान लो उन्हें कपड़े चाहिए तो वो लोग क्या कहेंगे, जिनके पास कपड़े हैं तो उनको घी दे देंगे और घी के बदले कपड़े ले लेंगे। ठीक है, तो किससे ये लोग एक्सचेंज करते हैं? सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। तो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट कौन हो गए? वो किसान वगैरह हो गए जो कि सेटल्ड हैं, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये लोग तो एक प्लेस से, जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं वो लोग तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते थे, और रास्ते में जो भी इन लोगों को सेटल्ड लोग मिलते थे उनसे ये अलग अलग चीजें एक्सचेंज कर लेते थे। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। तो ये लोग क्या करते थे, एक प्लेस से कोई चीज खरीद लेंगे और दूसरे प्लेस पे जाके उसे बेच देंगे। ठीक है, और जो भी वो लोग सामान लेते थे वो अपने जानवरों की पीठ पर लाद देते थे। सो बंजारास जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हैं। ट्रेडर कौन होते हैं? जो व्यापारी होते हैं, जो सामानों का सौदा करते हैं, मतलब खरीद बेच करते हैं। और नोमैड्स कौन होते हैं? जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। तो ट्रेडर नोमैड्स कौन से हो गए? ऐसे ट्रेडर्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे हैं, तो वो है बंजारास। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हैं। इनका जो कार्बन है, जो इनका जत्था है, उसे टंडा कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा लोग, 600-700 लोग, ये लोग साथ में मिलके चलते हैं और उस कार्बन को क्या कहते हैं? टंडा। तो जो सुल्तान अलाउद्दीन खलजी थे, ही यूज्ड द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। तो अलाउद्दीन खलजी ने बंजारास को यूज किया था उनके सिटी मार्केट्स तक ग्रेन वगैरह ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। ठीक है, जो भी अनाज है उसको आसानी से बंजारास जो थे वो, जो इनकी सिटी मार्केट होती थी, उस तक पहुंचा देते थे। Emperor Jahangir wrote in his memoir that Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. तो जो एम्परर जहांगीर थे उन्होंने भी अपने अकाउंट में बताया है, जो बंजारास थे वो अपने बैलों के पीठ पर सामान लादते थे, जो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, उनको लाद देते थे और फिर उन्हें टाउन्स में आकर बेच देते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। तो जब मुगल आर्मी मिलिट्री कैंपेन्स चला रही होती थी, जब लड़ाइयां लड़ रही होती थी, तो उस टाइम पे भी बंजारास उन आर्मीज के लिए फूड ग्रेन सप्लाई करते थे। और अगर आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा सैनिकों के लिए अगर खाना पहुंचाना है, ग्रेन वगैरह पहुंचाने हैं, तो कभी कभी 1-1 लाख बुलक्स लग जाते थे। मतलब बंजारास लगभग 1-1 लाख बुलक्स पे बैलों के पीठ पर ग्रेन लाद कर लाते थे मुगल आर्मी के लिए। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स। तो बहुत सारी ऐसी पेस्टोरल ट्राइब्स थी जो कि जानवरों को पालती थी, पोसती थी और फिर उन्हें किसी को बेच देती थी और उसके बदले उन्हें पैसे मिल जाते थे। ठीक है, जैसे कि कैटल हो गए, हॉर्सेज हो गए, तो इन जानवरों को वो लोग दूसरों को बेच देते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो पेटी पेडलर्स कौन होते हैं? पेडलर्स होते हैं कि जो कि छोटे मोटे सामानों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बेचते रहते हैं। जैसे आप अगर गांव में रहते हो तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि कुछ लोग अपनी छोटी छोटी सी रेडियां लेके आते हैं, उनमें कुछ खास सामान नहीं होते, जैसे कंघी वगैरह होता है, क्लिप्स वगैरह, तो ये सब चीजें वो बेचते हैं। तो पेटी पेडलर्स जो है वो भी गाँव गाँव जाकर ट्रेवल करते हैं और अपने सामान को बेचते हैं। और किस तरह के सामान? जैसे कि दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रोप, रस्सी हो गई, ठीक है, रीड्स,
रीड्स क्या होता है, जैसे सरकंडे होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉ मैटिंग जो चटाइयां वगैरह होती हैं, कोर्स सैक बोरियां वगैरह, तो इन सभी चीजों को वो बेचते थे। सम टाइम मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट्स। तो मेंडिकेंट्स कौन होते हैं, जैसे जो भिखारी होते हैं, फकीर होते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी कभी कभी, वेंडरिंग मतलब क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमना, ठीक है, तो वही, तो मेंडिकेंट्स मतलब जो फकीर वगैरह होते थे, वो भी कभी कभी मर्चेंट्स की तरह काम करते थे। वो लोग भी कभी कभी सामानों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में खरीदते और बेचते थे। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स। तो एंटरटेनर्स की कुछ कास्ट थी जो कि अलग अलग गांव जाके, शहरों में जाके वो परफॉर्म करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा जो सर्कस में रहते हैं लोग, तो सर्कस वाले क्या होता है, पहले एक टाउन में जाके वो लोग सर्कस दिखाते हैं, फिर दूसरी जगह पे सर्कस दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये जो एंटरटेनर्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके परफॉर्म करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। अब क्योंकि हम ये सेक्शन हम नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं कि नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स कौन से होते हैं। सो नोमैड्स वो लोग होते हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते हैं, और ज्यादातर जो नोमैड्स होते हैं वो पेस्ट्रोलिस्ट होते हैं। पेस्ट्रोलिस्ट कौन होते हैं, वही कि जो अपने जानवरों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घुमाते हैं, ताकि उनके लिए पेस्चर्स ढूंढते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उनको खाना वगैरह आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो नोमैड्स अपने जानवरों के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते हैं। और इसी तरह होते हैं इटिनरेंट्स। इटिनरेंट्स जो होते हैं, इनके पास जानवर नहीं होते, बट ये ऐसे क्राफ्ट पर्संस होते हैं, पेडलर्स होते हैं, एंटरटेनर्स होते हैं, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं और जो भी वो काम कर रहे हैं उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे सपेरे वगैरह हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं और अपने सपेरे का जो भी है सांप का डांस दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको एंटरटेनर्स के बारे में बताया, जो सर्कस वगैरह वाले लोग होते हैं, तो वो लोग भी, उनके पास जानवर नहीं है, बट वो अपने जो भी वो ऑक्यूपेशन है उनकी, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बोथ नोमैड्स एंड इटिनरेंट ग्रुप्स ऑफन विजिट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो नोमैड्स होते हैं, इटिनरेंट ग्रुप्स होते हैं, ये ज्यादातर साल में सेम प्लेसेस को ही विजिट करते हैं। जैसे कि मान लो वो लोग कह रहे हैं 3 महीने हम इस प्लेस पे रुकेंगे, फिर 3 महीने इस प्लेस पे, फिर 3 महीने इस प्लेस पे, फिर 3 महीने इस प्लेस पे, फिर साल खत्म हो गया, फिर से जनवरी आएगी, फिर से इस प्लेस पे आ जाएंगे, फिर इस प्लेस पे। मतलब ज्यादातर उनके जैसे जगह है वो फिक्स रहती है, और पूरे साल वो मतलब अगले साल भी वो उस टाइम पे सेम सिटी पे जाके विजिट करेंगे, तो ऐसा होता है, राइट। नाउ द बंजारास। सो पीटर मुंडे जो थे वो एक इंग्लिश ट्रेडर थे, और उन्होंने 17th सेंचुरी के टाइम पे बंजारास के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया कि उन्हें बंजारास जो थे वो कैसे दिखे। इन द मॉर्निंग वी मेट अ टंडा ऑफ बंजारास विद 14,000 ऑक्सन। तो उनके पास वो बताते हैं कि सुबह का टाइम था और वो बंजारास के एक टंडे से मिले, मतलब कि टंडा वही बंजारास का जो कार्बन था, उससे वो लोग मिले, और उसमें 14,000 बैल थी। और जितने भी जो जानवर थे, जो बैल थी, उनके पीठों पर ग्रेन्स लादे हुए थे, अनाज लादा हुआ था, जैसे कि व्हीट एंड राइस हो गए। और ये जो बंजारे थे, ये अपने जो भी हाउस होल्ड है, जो इनके घर बार का सामान है, बर्तन वगैरह हैं, इनके बीवी बच्चे हैं, तो इन सभी को ये लोग अपने साथ रखते थे। और एक टंडे में काफी सारी फैमिलीज होती थी। ऐसा नहीं होता था कि मतलब 100 और 200 लोगों का टंडा है तो उसमें सिर्फ एक ही फैमिली के लोग होंगे, ऐसा नहीं होता था। बहुत सारी फैमिलीज रहती थी एक टंडे में। So their way of life is similar to that of carriers who continuously travel from one place to other. तो इनकी लाइफ कुछ ऐसी ही है कि ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते रहते हैं। और ये जो ऑक्सन है, जो ये बैल हैं, ये उनके खुद के हैं। दे आर समटाइम हायर्ड बाय मर्चेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि इनको मर्चेंट्स हायर कर लेते हैं, इनको काम पे रख लेते हैं। मतलब कि मर्चेंट, व्यापारी इनको बोल देते होंगे कि भाई उस जगह से सामान लेते आना अगर आओगे तो इस तरीके से कभी कभी मर्चेंट्स इनको हायर कर लेते थे। बट ज्यादातर ये खुद ही मर्चेंट्स होते थे। जो बंजारे हैं वो खुद ही व्यापारी होते थे। ये लोग एक प्लेस पे जहाँ पे सस्ते में अनाज मिल रहा है वहां से खरीदते थे और किसी ऐसी जगह पे जाके बेच देते थे जहां इन्हें उनके अनाज के लिए ज्यादा दाम मिलेगा। और फिर उस जगह से जहां पे इन्होंने अपना सामान बेच दिया है, उस जगह से कुछ और लेंगे, कुछ और चीजों से अपने जानवर को लाद देंगे और फिर उसे किसी और दूसरे जगह पे जाके बेच देंगे। सो एक टंडे में पीटर मुंडे बताते हैं कि 6 से लेकर 700 लोग तक, मतलब 600 से 700 लोग तक होते थे नॉर्मली। और ये लोग चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 माइल वो लोग चलते थे एक दिन में। और फिर वो लोग क्या करते थे, दिन के एंड में अपने जानवरों को जो भी उन्होंने की पीठ पर लादा हुआ उन सबको हटा देते थे, बोझ उतार के उनके जानवरों को फ्री कर देते थे ताकि वो लोग घास फूस खा सके, ताकि वो लोग चारा खा सकें। सो इस सेक्शन में हमने नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल के बारे में जाना, देखा कि किस तरह ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे और
ये एक तरह से ट्रेडर भी होते थे कि एक प्लेस से कुछ सामान खरीदा और दूसरी जगह पे जाके बेच दिया। अपने जानवरों के साथ घूमते थे, अब इनके जानवरों से जो भी इन्हें प्रोडक्ट वगैरह मिलते थे उनसे भी ये लोग उनको भी बेचते थे और उन पे डिपेंड भी रहते थे, उनको यूज भी करते थे। ठीक है, फिर हमने बंजारास वगैरह के बारे में देखा कि किस तरह वो जो टंडे हैं उनमें कितने सारी फैमिलीज, कितने सारे लोग होते थे और वो लोग कभी कभी मुगल आर्मीज वगैरह को भी हेल्प करते थे और इस तरह अपनी लाइफ जीते थे। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी कैसे धीरे धीरे और ज्यादा कास्ट में और ज्यादा हायरार्कीज में बट गई, कैसे उसमें और ज्यादा डिविजन्स आने लग गए। सो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हुई, ग्रोथ हुई उसकी, तो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत होने लग गई। और जो वर्ण सिस्टम था, हर एक वर्ण के अंदर और कास्ट और जातीज इमर्ज होने लग गई। मतलब एक वर्ण जो है वो आगे और जातीज में बंटने लग गया। और बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स भी थे जो कि पहले एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी का पार्ट नहीं थे, बट धीरे धीरे उन्हें भी इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी का पार्ट बना दिया गया और उनको भी कुछ स्टेटस ऑफ जातीज दे दिया, मतलब कि उनको भी किसी जाति के अंदर डाल दिया। और इसी तरह कुछ जो स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस थे, स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर्स, मैसॉन्स, तो जो लोग थे जो लोहार हो गए, जो लकड़ी का काम करते हैं वो हो गए, जो पत्थर का काम करते हैं, तो जो इस तरह के स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस थे उनको भी एक सेपरेट जाति दे दी गई ब्राह्मण्स द्वारा। और इसीलिए धीरे धीरे करके हमारी सोसाइटी में वर्ण से ज्यादा इंपॉर्टेंट जाति बन गई। मतलब जो सोसाइटी है वो जाति बेस्ड हो गई थी, उसमें जाति जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। नाउ डेलिब्रेशंस ऑन जाति। सो डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? विचार विमर्श। तो जातियों को लेकर जो विचार विमर्श है उसके ऊपर इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है। A 12th century inscription from Oyakodin Udayur in Tiruchirappalli Taluka in present day Tamil Nadu describes the deliberation in a sabha of Brahmins. तो 12th सेंचुरी की बात की जा रही है कि 12th सेंचुरी के टाइम की एक इंस्क्रिप्शन मिली है, यहाँ से, कहाँ से? ओयाकोंडिन उदायूर से, जो कि आज के तमिलनाडु का पार्ट है, राइट। तो उसमें वो लोग किस तरह की बात करते हैं? दे डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज रथकारास। तो वहां पे जो भी ब्राह्मण्स थे वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे कि ये जो ग्रुप है रथकारस का, रथकार क्या होता है कि चैरियट मेकर, मतलब कि जो रथ को बनाता है। तो उसके स्टेटस को लेकर बात की जा रही है कि इसका हमारे समाज में क्या स्टेटस होना चाहिए, क्या ओहदा होना चाहिए इस ग्रुप का, रथकार का। तो उन लोगों ने क्या कहा कि इस ग्रुप के अंदर ये ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस एंड चैरियट्स। वो लोग जो कि आर्किटेक्ट हैं, जो कि कोचेस एंड चैरियट्स बनाते हैं, मतलब के रथ वगैरह जो बनाते हैं। इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स विद इमेजेस इन देम। ऐसे लोग जो कि गेटवेज बनाते हैं मंदिरों के और उनमें इमेजेस लगाते हैं, इमेजेस बनाते हैं। Then preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king। और ऐसे लोग भी जो कि राजा के लिए ज्वेल्स बनाते हैं, जेवर वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह के सभी लोगों को इस ग्रुप के अंदर डाला जाएगा, रथकारास के अंदर। तो इसके ऊपर एक डेलिब्रेशन हो रही है, राइट। आगे पढ़ते हैं। Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries। तो 12th एंड 11th सेंचुरी की बात की जा रही है कि इस टाइम से जो क्षत्रियस के अंदर एक और नई राजपूत क्लैन उभर कर आई और ये अब इस टाइम से और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही थी, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। और ये लोग अलग अलग लीनिएजेस से, ये जो राजपूत क्लैन के लोग हैं ये अलग अलग लीनिएजेस से बिलोंग करते थे, जैसे कि हुनास, चंदेलास, चालुक्यास, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पहले एकदम शुरुआत में इनके जो पूर्वज वगैरह थे वो ट्राइब्स थे। मतलब कि बहुत सारी ऐसी क्लैन है जो कि ओरिजिनली ट्राइब्स थी, तो उनसे उभर कर ये राजपूत बने हैं। और इसी तरह की जो पुराने टाइम में ट्राइबल क्लैन्स थी वो अब धीरे धीरे राजपूत बन गई। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो नए राजपूत बन रहे हैं तो इन्होंने धीरे धीरे जो पुराने राजा महाराजा थे उनको हटा दिया। और स्पेशली किन एरियाज में? एग्रीकल्चरल एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे खेती बाड़ी ज्यादा होती है, तो वहां पे ये लोग आने लग गए, धीरे धीरे राजा बन गए। और इन लोगों ने फिर उन जगहों को डेवलप किया, अपने जो भी इनका पैसा वैसा है वो सब यूज करके इन सोसाइटीज को डेवलप करने की कोशिश की। अब जब ये राजपूत क्लैन जो है वो इम्पोर्टेंट बनी, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई सोसाइटी में, तो जो बाकी सारे ट्राइबल पीपल थे उन्हें भी एक तरह से उम्मीद लगी कि अब हम भी ऊंची पोजीशन पे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राजपूत क्लैन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐसे बहुत सारी ऐसी राजपूत क्लैन्स थे जो कि पहले ट्राइब्स थे,
तो इसीलिए जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें एक तरह से ये हौसला मिला कि हम भी ऊंची पोजीशन पे जा सकते हैं, और इसीलिए धीरे धीरे ब्राह्मण्स की मदद से बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी जिन्होंने ये कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। बट कुछ ही ऐसी ट्राइबल लीडिंग फैमिलीज थी, मतलब कि ट्राइबल्स में भी जो ऊंची फैमिलीज थी, जो जिन फैमिलीज के पास ज्यादा पावर थी, तो वही जो फैमिलीज हैं, पावरफुल फैमिलीज हैं, वो रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाई। मतलब कि कुछ ही ऐसी ट्राइबल फैमिलीज थी जो कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद भी रूलिंग क्लास बन पाई, मतलब वो राज कर पाई। क्योंकि ज्यादातर ऐसी जो ट्राइब्स थी जिन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी ज्वाइन की, उन्होंने लोअर जातीज को ज्वाइन किया था, मतलब कि वो सोसाइटी के निचले तबके में रह गए थे। और बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी जैसे पंजाब, सिंध और जो दूसरे नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके हैं, यहाँ की बहुत सारी ऐसी डोमिनेंट ट्राइब थी, मतलब पावरफुल ट्राइब्स थी, जिन्होंने बहुत ही पहले इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, क्योंकि उन्हें ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है वो पसंद नहीं थी, उन्हें कास्ट सिस्टम पसंद ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। तो नॉर्मली जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे ये जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, इसको इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, इतना ज्यादा अपनाया नहीं गया। द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग्स द ट्राइबल पीपल। तो ये जो अलग अलग स्टेट्स बन के आई हैं, इनका एक कारण ये भी है कि धीरे धीरे जो ट्राइबल पीपल थे उनमें कुछ सोशल चेंजेस आने लग गए, मतलब कि सोसाइटी थोड़ी बहुत चेंज होने लग गई, और इस कारण से नए नए स्टेट्स वगैरह उभर कर आए। और इसी से रिलेटेड हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरह ट्राइबल पीपल्स जो थे उनमें सोशल चेंजेस आए, उनके सोसाइटी में चेंज आए, और धीरे धीरे जो स्टेट्स हैं नई नई वो इमर्ज होकर आई। राइट, अ क्लोजर लुक, द गोंड्स। सो इस सेक्शन में हम गोंड्स जो ट्राइब है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। तो जो गोंड्स हैं वो वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां बहुत ज्यादा जंगल हो, और ऐसी जगह को क्या कहते हैं, गोंडवाना, जिसका मतलब है कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, मतलब ऐसी जगह जहां पे गोंड्स रहते हो। तो मैं मैप में आपको दिखाती हूँ। सो इस मैप में आप देखोगे ये रहा पूरा गोंडवाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोंड ट्राइब है वो रहती है। जो गोंड्स हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड में पेड़ वगैरह उगे होते हैं जैसे, तो उनको काट दिया जाता है पहले, फिर जो भी बचा होता है उसको जला दिया जाता है, और जो ऐश वगैरह बनती है वो खाद बन जाती है जमीन के लिए। फिर कुछ साल तक उस जमीन पर खेती की जाती है, और फिर उस जमीन की फर्टिलिटी जैसे कम हो जाती है तो फिर किसी और एरिया पे जाके वहां के पेड़ पौधों को क्लियर करके फिर वहां पे कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है। और इस टाइम पीरियड में जो दूसरी जो पिछली लैंड थी वो फिर से फर्टाइल हो जाती है, फिर से उस पर पेड़ पौधे उगने लगते हैं। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आपने इसका नाम जैसे कहीं कहीं पे से जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो जो गोंड्स हैं वो ये वाली कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। सो लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस। सो जो लार्ज गोंड ट्राइब है, इतनी बड़ी सी गोंड ट्राइब है, वो भी आगे चल के बहुत सारे स्मॉलर क्लैंस में, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में वो भी बटी हुई है, ठीक है। और हर एक क्लैन के अपने राजा या फिर राय जो हैं वो होते थे, ठीक है। सो जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान की पावर कम होने लग गई, वैसे ही कुछ जो बड़े बड़े गोंड किंगडम्स थे वो उभर कर आने लग गए, वो अपना राज एक तरह से स्थापित करने लग गए। सो अकबरनामा जो कि हमने पढ़ी हुई मतलब इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ये अकबर के जो शासन काल था उसके बारे में बहुत सारी हमें जानकारी देती है, ठीक है। तो उसमें भी गोंड किंगडम के बारे में लिखा गया है। इट मेंशंस द गोंड किंगडम ऑफ ग्रह कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। तो अकबरनामा में जो गोंड किंगडम था ग्रह कटंगा, उसके बारे में लिखा गया है और बताया गया है कि इस किंगडम में 70,000 गांव थे। देख सकते हो आप कितना बड़ा था ये किंगडम। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है कि जब पावर एक जगह पे स्थित हो, ठीक है, वो फैली ना हो, जब एक ही जगह से चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है उसका मतलब। तो इस जो गोंड किंगडम है उसकी पावर जो है वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड होती जा रही थी, ठीक है। किंगडम जो पूरा किंगडम है वो आगे ग्रहज में डिवाइडेड था, गढ़ों में डिवाइडेड था आगे, और हर एक गढ़ जो है वो एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। मतलब कि पूरा जो गोंड किंगडम है उसको गढ़ों में डिवाइड कर दिया गया है, और हर एक गढ़ को एक गोंड क्लैन, एक गोंड का कबीला जो है वो कंट्रोल करेगा। उसके बाद इन गढ़ों को भी आगे 84 विलेजेस में डिवाइड किया गया है।
इसे क्या कहा है, 84। तो दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। मतलब कि जो पूरा गढ़ है उसमें अलग अलग 84 विलेजेस का ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। और एक ग्रुप को क्या कहेंगे, 84। 84 क्यों, सिंपल, क्योंकि इसमें 84 विलेजेस हैं, राइट। तो 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहोत्स। जो 84 है वो आगे बरहोत्स में डिवाइडेड था, और एक बरहोत के अंदर कितने विलेज आते थे, 12। तो मैं आपको इसे एक डायग्राम से बता देती हूँ। तो पूरा जो किंगडम है, सो ये मान लो गोंड किंगडम है, राइट, ये वाला गोंड किंगडम है। अब ये जो गोंड किंगडम है ये अलग अलग गढ़ों में डिवाइडेड है। मान लो ये एक गढ़ है, ये एक दूसरा गढ़ हो गया, फिर एक और गढ़ है, एक और गढ़ है। तो इस तरीके से ये अलग अलग गढ़ों में डिवाइडेड है। अब हम देखते हैं एक गढ़ के अंदर, ठीक है, एक गढ़ को आगे 84 में डिवाइड किया गया है। मान लो इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एक गढ़ ये आपका पूरा, ये अब एक गढ़ है, ठीक है। इस एक गढ़ के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। और हर एक ग्रुप के अंदर कितनी विलेजेस हैं, 84, ठीक है। तो इस तरीके से 84 विलेजेस के ग्रुप बना दिया, और एक ग्रुप को हम क्या कहेंगे, 84, ठीक है। और आगे इन 84 विलेजेस को आगे और डिवाइड कर दिया गया है। इन 84 विलेजेस को भी 12-12 के ग्रुप में बांट दिया गया है, ठीक है। तो एक जो 84 है उसको आगे भरोत्स में बांट दिया गया है, और हर एक भरोत में कितने विलेजेस हैं, 12 विलेजेस, राइट। कि इन 84 विलेजेस में से आगे 12-12 का ग्रुप बना दिया, इसमें से 12-12 का ग्रुप बना दिया, इस वाले में 12-12 का ग्रुप बना दिया, और उस एक ग्रुप को क्या कहेंगे, बरहोत, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा सिस्टम समझ आ गया होगा गोंड किंगडम का, कि किस तरह वो डिवाइडेड था, राइट। अब धीरे धीरे जैसे ये लार्ज स्टेट्स बनती जा रही थी, इनका किंगडम बड़ा होता जा रहा था, तो जो गोंड सोसाइटी है उसका भी नेचर चेंज हो रहा था, ठीक है। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। तो हमने देखा था कि जो ट्राइब्स होती हैं इनमें कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं होता, ये लोग सब समान होते हैं, इक्वल होते हैं सब लोग, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हो रहा था कि नॉर्मली जो ये ट्राइब्स इक्वल थी, अब धीरे धीरे में चेंजेस आते जा रहे थे, ये भी अनइक्वल सोशल क्लासेस में बंटती जा रही थी। मतलब कि गोंड ट्राइब में भी अब अनइक्वलिटीज आने लग गई थी, इसमें भी क्लासेस बंटने लगी थी, ठीक है। अब क्योंकि जो गोंड राजा होते थे वो लोग ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट देते थे, और इसीलिए जो गोंड किंगडम है उसमें ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, उनका दबदबा होता जा रहा था। क्योंकि गोंड किंगडम के अंदर गोंड के जो राजाज हैं, वहां पे जो रूल करने वाले लोग हैं, उन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दे दी। अब बहुत ज्यादा अगर ब्राह्मण्स उनके जगहों पे आके रहने लगेंगे तो वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, उनका भी दबदबा बनने लगा था, ठीक है। और अब जो गोंड चीफ थे वो चाहते थे कि वो लोग भी राजपूत की तरह रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब कि उन्हें भी राजपूत कंसीडर किया जाए। सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ ग्रह कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। तो एक गोंड राजा थे अमन दास, इन्होंने टाइटल ऑफ संग्राम शाह, मतलब कि इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि ग्रहण कर ली थी। इन्होंने कहा कि अब से मैं संग्राम शाह कहलाऊंगा, ठीक है। सो अमन दास या फिर संग्राम शाह के जो सन थे दलपत, उन्होंने दुर्गावती से शादी की थी। अब दुर्गावती कौन थी, ये थी डॉटर ऑफ सलबाहन, सलबाहन की बेटी थी। सलबाहन जो थे महोबा के चंदेला राजपूत थे, ठीक है, मतलब चंदेल डायनेस्टी से आते थे, तो ये राजपूत राजा थे, राइट। सो दलपत ने दुर्गावती से शादी की। दुर्गावती जो थी वो सलबान की बेटी थी, सलबाहन जो थे वो चंदेला राजपूत थे। बट दलपत की जो है वो मौत जल्दी हो जाती है, वो बहुत ही कम उम्र में मर जाते हैं। तो उनके जो पत्नी थी, जो वाइफ थी दुर्गावती, वो बहुत ही कैपेबल थी, वो बहुत ही स्ट्रांग थी, और इसीलिए अपने बेटे के बिहाफ पर, उनका बेटा सिर्फ 5 साल का था, तो इसीलिए उनके बेटे वीर नारायण के बिहाफ पर दुर्गावती ने पूरे किंगडम को संभाला। अब 5 साल का बच्चा तो किंगडम को नहीं संभाल सकता, इसीलिए अपने बेटे के बिहाफ पर दुर्गावती ने पूरे किंगडम को संभाला, और दुर्गावती के अंडर जो किंगडम है वो और ज्यादा पावरफुल बन गया। फिर 1565 में मुगल फोर्सेस ने ग्रह कटंगा पर अटैक किया, हमला किया, और रानी दुर्गावती ने जमकर, मतलब बहुत ही कड़ी टक्कर दी, एकदम डटकर सामना किया। बट फिर भी उनकी मौत हो गई, वो हार गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। बट उन्होंने क्या किया, सरेंडर करने के बजाय उन्होंने मरना पसंद किया। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगी पर कभी सरेंडर नहीं करूंगी, झुकूंगी नहीं, ठीक है। और जो इनके बेटे थे वीर नारायण, वो भी लड़ते लड़ते जल्दी ही शहीद हो गए। अभी जो ग्रह कटंगा थी ये एक रिच स्टेट थी, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ थी, पावर थी, ठीक है। और बहुत सारी वेल्थ जो है इसने कैसे कमाई, इसके जंगलों में जो भी
हाथी वगैरह रहते थे उनको ट्रैप किया, उनको पकड़ा और आसपास के किंगडम्स में उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया, बेच दिया। तो इस तरीके से हाथियों को बेचकर इन लोगों ने काफी सारी वेल्थ कमाई। तो जब मुगल्स ने गोंड्स को हराया तो इन्होंने यहाँ से बहुत सारा जो लूट का सामान है वो कैप्चर किया, प्रेशियस कॉइन्स यहाँ से कब्जे में लिए, अपने एलिफेंट्स को पकड़ लिया। तो गोंड्स के जो भी प्रेशियस कॉइन थे, वेल्थ थी इनकी, तो बहुत सारी वो मुगल्स ने लूट ली। और कुछ जो पार्ट था गोंड किंगडम का वो मुगल्स ने अपने कब्जे में ले लिया, अपने अंडर ले लिया, और कुछ जो है चंद्र शाह को दे दिया राज करने के लिए। अब चंद्र शाह कौन था? चंद्र शाह जो है वीर नारायण का अंकल था। बट ग्रह कटंगा का जो राज था, जो पावर थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। बट फिर भी गोंड जो किंगडम है वो काफी साल तक, काफी टाइम तक सरवाइव किया, मतलब वो बना रहा। क्योंकि अब हमने देखा कि जो मुगल्स हैं उन्होंने गोंड्स को हरा दिया है ना, तो धीरे धीरे इनकी पावर कम होने लगी थी। बट फिर भी जो गोंड किंगडम था वो कुछ टाइम तक सरवाइव करता रहा। बट धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा वीक हो गए, इनकी पावर बहुत कम हो गई, और बुंदेलाज एंड मराठास के खिलाफ ये लड़ाई नहीं कर पाए, ये उनसे हार गए। राइट, तो ये सब कुछ हमने गोंड ट्राइब के बारे में पढ़ा कि गोंड ट्राइब जो है वो किस तरह रूलिंग ट्राइब बन गई, किस तरह उसने अपना राज स्थापित किया, कि एक बड़े एरिया को ये लोग रूल कर रहे थे। इनके राजाज, इनकी पावर थी, इनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी। बट बाद में मुगल्स इन्हें हरा देते हैं और फिर ये धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। बट हमने देखा कि किस तरह इसमें विमेन का भी रोल आता है, कि कैसे जो रानी दुर्गावती थी उन्होंने कितने अच्छे से लड़ाई लड़ी और अपने जो राज्य है उसको और ज्यादा पावरफुल बनाया, उसको और ज्यादा फैलाया। राइट, तो ट्राइब मतलब दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि वो जंगलों में रहते हैं, पत्ते लगा के घूमते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो ट्राइब है वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, वो भी रूल भी कर सकती हैं। सो इस मैप में आप गोंडवाना को और अच्छे से देख सकते हो। द अहोम्स। तो इस सेक्शन में हम अहोम ट्राइब के बारे में जानेंगे। सो 13th सेंचुरी में अहोम्स म्यांमार, जो कि प्रेजेंट डे म्यांमार है, उससे माइग्रेट होकर ब्रह्मपुत्र वैली के पास आकर रहने लग गए थे। ठीक है, सो यू कैन सी इन दिस मैप, तो म्यांमार से आके इधर ब्रह्मपुत्र के पास ये लोग आके रहने लग गए थे। So they created a new state by suppressing the older political system of the Buyans. तो यहाँ पे जो पहले से ही एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था भूयांस का, भूयांस कौन? लैंडलॉर्ड। तो जो जमींदार वगैरह होते हैं उनको सप्रेस करके, उनको दबाकर ये लोगों ने अपना नया स्टेट स्टेब्लिश किया। ठीक है, तो 16th सेंचुरी के टाइम में अहोम्स ने जो किंगडम ऑफ चुटियास था 1523 में, उसको अपने कंट्रोल में लिया। फिर 1581 में जो कोच खाजो वाला इलाका है उसको भी अपने अंडर में ले लिया। सो अहोम्स ने धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी स्टेट बना ली, एक बहुत बड़ा राज्य बना लिया। और इस इतने बड़े राज्य को बनाने के लिए उन लोगों ने फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, फायर आर्म्स क्या होते हैं? ये जो बंदूक वगैरह होती हैं, तो उनका इस्तेमाल किया था। और 1660s तक ये लोग खुद से हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन्स बनाने लग गए थे। तो मतलब कि देखो ये लोग कितने ज्यादा डेवलप्ड हो चुके थे कि 1660s तक, 17th सेंचुरी तक ये लोग खुद से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गन पाउडर और कैनन्स, कैनन्स क्या होती है? तोप, तो उनको ये लोग बनाने लग गए थे। अब ऐसा नहीं था ओम्स की लाइफ में जो है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं था। सो इन लोगों को बहुत सारे इन्वेजन्स फेस करने पड़े। इन्वेजन्स मतलब कि जो इनके इलाके में आके कोई घुसपैठ कर रहा है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। राइट, तो साउथ वेस्ट जो इलाका है वहां से बहुत सारे इन्वेजन्स हुए अहोम के स्टेट पर। सो 1662 में मीर जुमला के अंडर जो मुगल्स थे, तो मुगली सेना ने अहोम किंगडम पर हमला कर दिया और उनको हरा दिया। तो वैसे तो अहोम्स ने बहुत ही कड़ा मुकाबला दिया था, उन्हें डटकर सामना किया, बट फिर भी ये लोग हार गए। पर ये जो मुगल्स का डायरेक्ट कंट्रोल था अहोम्स के ऊपर, वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। राइट, बट द डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, कि अहोम्स के ऊपर ज्यादा दिन तक मुगल्स कंट्रोल नहीं कर पाए। सो अहोम की जो स्टेट थी, अहोम का जो राज्य था, वो एक फोर्स्ड लेबर के सिस्टम पर डिपेंड करता था। फोर्स्ड लेबर क्या होता है? कि जब आप किसी को जबरदस्ती काम करने के लिए कह रहे हो, राइट, कि फोर्स्ड लेबर हो रहा है। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पिग्स। तो जिन लोगों को काम करने के लिए बोला जाता था, फोर्स किया जाता था, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था? पिग्स। सो एक सेंसस होता था पॉपुलेशन का, सेंसस मतलब कि जनगणना। ये देखा जाता था कि एक इलाके में कितने सारे लोग हैं, एंड ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पेक्स बाय द रोटेशन। तो हर एक जो विलेज थी, हर एक जो गांव था, उसको रोटेशन में कुछ पेक्स को भेजना पड़ता था काम के लिए, कि आज ये वाले विलेज पेक्स को भेजेगी। पेक्स कौन? जो लेबर थे, जो फोर्स लेबर थे। ठीक है, कि आज आपको काम करने जाना है। फिर
कुछ और दिन बाद दूसरे विलेज से पिग्स को भेजा जाएगा, फिर तीसरी विलेज से पिग्स को भेजा जाएगा। तो इस तरीके से रोटेशन से पिग्स को भेजा जाता था अलग अलग विलेजेस से। और फिर इस टाइम पे क्या किया जा रहा था, अहोम्स में एक बैलेंस सा बनाने की कोशिश की जा रही थी पॉपुलेशन में। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज थे, मतलब कि ऐसे एरियाज जहाँ बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, तो उन लोगों को ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा था जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, राइट। और इसी तरह से धीरे धीरे जो अहोम्स क्लैन थी, ये जो अहोम्स के ग्रुप थे, कबीले थे, वो धीरे धीरे करके टूट गए क्योंकि सब लोग को इधर उधर भेजा जा रहा है। सो वॉर के टाइम लगभग हर एक जो अडल्ट मेल होता था वो आर्मी में सर्व करता था, मतलब कि जो भी अडल्ट है आदमी, उसको वॉर के टाइम पे लड़ना पड़ता था, उसको आर्मी में सर्व करना पड़ता था। और जब वॉर नहीं रहती थी, जब पीस टाइम पे क्या होता था कि वो लोग दूसरे कामों में, जैसे कि डैम्स वगैरह बनवाना हो गया, इरिगेशन सिस्टम को बनवाना, और दूसरे पब्लिक वर्क्स जैसे रोड वगैरह बनवाना या बिल्डिंग्स बनवाना, तो उन सब चीजों में ये लोग बिजी रहते थे, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को करवाने के लिए फोर्स्ड लेबर की जरूरत होती थी, कि जो भी स्टेट का काम है, कहीं पे डैम्स वगैरह बन रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम है, तो वहां पे फोर्स्ड लेबर का यूज किया जाता था, ठीक है। तो जो मेल अडल्ट थे पीस टाइम पे वो लोग ये सब काम करते थे, और अगर वॉर होती थी तो उन्हें आर्मी में भी लड़ना पड़ता था। सो अहोम्स ने एक नया मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन भी इंट्रोड्यूस किया था, कि एक नए तरीके से राइस कल्टीवेशन कैसे की जाती है। सो अहोम्स की जो सोसाइटी है वो क्लैंस या फिर खेल्स खेल्स में वो डिवाइडेड थी, ठीक है, कि मतलब पूरे अहोम सोसाइटी को अलग अलग खेलों में डिवाइड किया हुआ था। तो अहोम्स में इतने ज्यादा आर्टिशंस की कास्ट नहीं थी, जो आर्टिशंस होते हैं मैसन्स वगैरह, तो उन लोगों की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी अहोम्स में, और इसीलिए जो आसपास के किंगडम्स होते थे उनसे उनके आर्टिशंस अहोम्स के जो किंगडम है उसमें आते थे। सो जैसे कि हमने देखा कि जो अहोम की सोसाइटी है वो खेल्स में डिवाइडेड थी, तो हर एक खेल जो है उसके अंडर काफी सारी विलेजेस आती थी। और विलेजेस में क्या किया जाता था, एक विलेज कम्युनिटी होती थी जो कि पेजेंट्स को जमीन देती थी खेती बाड़ी करने के लिए, लैंड देती थी, ठीक है। तो विलेज कम्युनिटी जो है वो पेजेंट को लैंड देती थी, और ये लैंड जो राजा है वो भी नहीं उस लैंड को छीन सकता था विदाउट द कंसेंट ऑफ कम्युनिटी। मतलब कि कम्युनिटी ने अपनी मर्जी से एक लैंड दे दी किसी पेजेंट को, अब राजा भी चाहकर उस पेजेंट से उसकी लैंड को नहीं छीन सकता। कब तक नहीं छीन सकता, जब तक कि जो कम्युनिटी है जिसने उसको लैंड दी है उसकी कंसेंट ना मिल जाए, ठीक है। तो मतलब इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था कि हर एक को उसकी लैंड देनी है ताकि वो खुद उस पे उगा के खा सके। तो ओरिजिनली क्या होता था, जो अहोम्स हैं वो खुद के ट्राइबल गॉड्स की पूजा करते थे, ठीक है। बट धीरे धीरे फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी तक, मतलब कि 17th सेंचुरी के शुरुआत तक क्या हुआ, धीरे धीरे ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया, यहाँ पे ब्राह्मण्स का जो दबदबा है वो बढ़ने लग गया, और टेम्पल्स और ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट देने लग गए यहाँ के राजा, जो अहोम्स के राजा थे। तो वो लोग ब्राह्मण्स को टेम्पल्स देने लग गए, टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को लैंड वगैरह ग्रांट करने लग गए। और इसी वजह से ब्राह्मण्स की जो जनसंख्या है वो इनके स्टेट में बढ़ने लगी, और उनका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा बढ़ने लग गया। और धीरे धीरे करके जो हिंदुइज्म है यहाँ पे एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया। सो इन द रेन ऑफ सिप सिंह, तो सिप सिंह जो राजा थे उनके टाइम तक जो हिंदुइज्म है वो एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन चुका था यहाँ पे अहोम्स में। बट फिर भी जो अहोम्स के किंग थे उन्होंने पूरे तरीके से अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को नहीं छोड़ा था, मतलब कि उन्होंने हिंदुइज्म तो अडॉप्ट कर लिया था, बट फिर भी उनके जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स वगैरह थे उनको भी वो फॉलो कर रहे थे साथ साथ। सो अहोम्स की जो सोसाइटी थी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी, एक तरह से डेवलप्ड थी। तो यहाँ पे जो पोएट्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, उनको भी लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, और यहाँ पे थिएटर को भी इनकरेज किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर में पार्टिसिपेट करें। और जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे संस्कृत के, उनको उनके खुद के लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था, ताकि उनके लैंग्वेज के लोग जो हैं वो भी उन वर्क्स को पढ़ पाएं। और उनके खुद के हिस्टोरिकल वर्क्स जिन्हें कि बुरांजीज कहा जाता है, उनको पहले तो अहोम की भाषा में लिखा गया, अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, और उसके बाद असमीज में भी लिखा गया, ठीक है। तो हमने देखा था नॉर्मली जो ट्राइबल्स होते हैं उनका रिटन अकाउंट नहीं मिलता, बट यहाँ पे देखेंगे हम अहोम्स के केस में तो ये लोग अपने हिस्टोरिकल वर्क्स लिख रहे थे, ठीक है, उनको ट्रांसलेट कर रहे थे ताकि जो उनकी जनरेशन है, उनके जो लोग हैं वो भी उन सब चीज़ों को पढ़ पाएं। नाउ कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, अभी चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है और हम देखते हैं कि हमने इतना सब कुछ पढ़ा। हमने अहोम्स के बारे में भी जस्ट पढ़ा, हमने गोंड ट्राइब के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा, नोमैड्स के बारे में पढ़ा। तो इस सब से हमने क्या जाना, क्या देखा कि सोसाइटी में किस तरह का चेंज आ रहा था, ठीक है। तो हमने देखा कि कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इस टाइम पे
हमारे सोसाइटी में चेंजेस तो आ रहे थे। जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते थे। हमने देखा था वैसे तो ये लोग अलग अलग रहते थे, बट फिर भी ये काफी मायनों में एक दूसरे पर डिपेंड करते थे, वो लोग भी इंटरेक्ट करते रहते थे। ठीक है। और इस इंटरेक्शन के कारण ही दोनों सोसाइटीज को चेंज करना पड़ा, दोनों ही सोसाइटीज में चेंजेस आए और उन्होंने अलग अलग चीजों को अडॉप्ट किया। सो हमने देखा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह की ट्राइब्स रहती थी। हमने बंजारास के बारे में पढ़ा, हमने गोंड्स, अहोम्स, और फिर भी हमने देखा था कितने सारे ट्राइब्स थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में। तो आप इसमें आपको देख सकते हो अच्छे से कि इतने तरह के ट्राइब्स थे। और ये सभी ट्राइब्स जो है इन्होंने अलग अलग जरिया अपनाया हुआ था जीवन चलाने के लिए। सबने अलग अलग लाइवलीहुड अडॉप्ट किए हुए थे। कोई जंगलों से अपना सामान इकट्ठा करता और पेट वगैरह भरता था, कोई जगह जगह घूम के मतलब एक तरह से ट्रेडिंग भी करता था। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने अपने लाइवलीहुड अर्न करने के तरीके अपनाए हुए थे। फिर हमने देखा कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए। ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि कुछ इन्फ्लुएंशियल ट्राइब भी ऐसी थी जो कि रूलिंग पोजीशन तक जा सकी, बट ज्यादातर ट्राइब ऐसी थी जो कि निचली कास्ट तक, जो लोअर कास्ट है, उनमें ही इंक्लूड होकर रह गई थी। बट फिर हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है इसको बिल्कुल भी नहीं अपनाया। जैसे कि हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट वाले तरफ बहुत सारे लोगों ने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था, और उन लोगों ने जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। बहुत सारे जो ट्राइब्स थी वो ऐसी भी थी जिन्होंने अपने खुद के एक्सटेंसिव स्टेट्स एंड किंगडम स्टैब्लिश कर लिए। राइट। जैसे हमने देखा था जो गोंडवाना है, तो गूंज ने भी अपना एक कितना पावरफुल स्टेट स्टैब्लिश कर लिया था। अहोम्स का हमने देखा। सो ट्राइब्स ने भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं, पावरफुल किंगडम्स हैं, वो स्टैब्लिश कर लिए थे, और एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टैब्लिश कर लिया था कि इनके में ऐसा नहीं था कि सब कुछ उथल पुथल है। एकदम वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो प्रशासन है वो एकदम सही तरीके से ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए धीरे धीरे करके ये भी पॉलिटिकली भी पावरफुल हो गए। और जैसे जैसे ये पॉलिटिकली पावरफुल हुए तो जो दूसरे पॉलिटिकल पावरफुल ग्रुप थे उनके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, उनसे इन्हें लड़ना पड़ा, है ना। कि जैसे मुगल्स वगैरह थे वो इन पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल पावर तो गेन कर ली थी, बट उसके साथ साथ जो दूसरे किंगडम्स एंड एम्पायर्स थे उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट भी बना रहा। नाउ लेट्स लुक एट द सेक्शन ऑफ एल्सवेयर। सो इसमें मंगोल्स के बारे में दिया हुआ है कि किस तरह एक पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर्स की जो ट्राइब थी वो किस तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप बन गया, और उसने इतने बड़े बड़े एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो वही हम देखेंगे। सो द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। तो जो मंगोल थी वो एक ऐसी ट्राइब थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर की ट्राइब थी। So ये लोग they inhabited the grasslands of Central Asia and the forested areas further north। तो सेंट्रल एशिया के जो grasslands थे, जो घास वाले इलाके थे, जो जंगल वाला इलाका था, तो उनमें ये लोग रहते थे। By 1206 जंगीज खान had united the Mongol and Turkish tribes। तो जंगीज खान के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मुगल्स हैं वो एक तरीके से जंगीज खान के से रिलेट करते हैं, उनके वंशज हैं। राइट। हमने पढ़ा था। तो जंगीज खान ने 1206 तक मंगोल्स एंड जो टर्किश ट्राइब थी उनको यूनाइट कर दिया था, उनको एक साथ ला दिया था, और एक बहुत पावरफुल मिलिट्री फोर्स बना दी थी। और जब जंगीज खान की डेथ हुई तब तक उसने बहुत बड़े बड़े इलाकों तक कब्जा कर लिया था। ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज की, मतलब बहुत बड़े साम्राज्य के वो राजा था। और जंगीज खान के बाद भी उसके जो सक्सेसर्स आए उन्होंने भी इनका जो एम्पायर है वो बढ़ाया, और इतना बढ़ा लिया कि एक टाइम तक कुछ पार्ट्स ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप, चाइना एंड वेस्ट एशिया, तो मतलब इन सभी जगहों के कुछ कुछ जो पार्ट थे वो इनके एम्पायर के अंदर आते थे, मंगोल्स के एम्पायर के अंदर। तो देख लो कितना बड़ा एम्पायर इन लोगों ने बना चुका था। सो द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इनकी भी एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। और इनको अलग अलग एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो सपोर्ट करते थे, और उनके सपोर्ट के दम पे ही ये और ज्यादा अपने एम्पायर को बढ़ा रहे थे। ठीक है। सो हमने ये एल्सवेयर वाला सेक्शन भी पढ़ लिया। So with this, we come to the end of our chapter number 7 of class 7th history. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. If you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, take care and bye bye.